विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लालजी यादव प्रयागराज के प्रतिष्ठित कर्नलगंज इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं। आज मैं आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 जिसका नाम वैद्युत रसायन है का डिस्कशन करूंगा। विद्यार्थियों, इसके पहले आप इस अध्याय का 4 व्याख्यान देख चुके हैं। आज इस अध्याय का 5वां व्याख्यान है। इस 5वें व्याख्यान में हमारे चर्चा के बिंदु निम्न हैं: कोलराउस नियम, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। हम आपको कोलराउस नियम का डिस्कशन करें इसके पहले पिछले व्याख्यान में हमने आपको बताया था मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इन्हीं के आधार पर हम ये देखते हैं कि कोलराउस नियम क्या है। कोलराउस नियम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब कहते हैं कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, जिसका नोटेशन आप देखते थे लैम्डा नॉट यम, को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। अब अगर हम किसी वैद्युत अपघट्य को देखें तो वैद्युत अपघट्य में आप देखते हैं कि इसके आयनन से धनायन और ऋणायन दोनों बनता है। जैसे आप NaCl को देखें तो ये आयनित होकर के Na+ और Cl- देता है। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें तो ये देता है मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इस कोलराउस नियम में सीमांत मोलर चालकता के लिए हम ये सूत्र प्रयुक्त करते हैं, लैम्डा नॉट यम, ये सीमांत मोलर चालकता है। दिस इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। तो ये जो लैम्डा नॉट प्लस है वो धनायन की सीमांत मोलर चालकता है और लैम्डा नॉट माइनस जो है ये ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता है। ये न्यू प्लस जो है ये धनायन की संख्या है और न्यू माइनस जो है ये ऋणायन की संख्या है। अब इस संख्या को आपको और स्पष्ट करें। जैसे आप 1 मोल NaCl ले लें तो ये आयनित होकर के 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- देगा। NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो ये पूर्ण रूप से आयनित होगा। तो यहां 1 मोल NaCl से 1 मोल Na+ बन रहा है, तो जो न्यू प्लस का मान होगा Na+ के लिए 1 होगा और Cl- के लिए जो न्यू माइनस का मान होगा वो भी 1 होगा। लेकिन यही बात अगर आप MgCl2 के लिए देखें तो MgCl2 का 1 मोल जब आयनित होता है तो मैग्नीशियम आयन का 1 मोल बनता है, लेकिन क्लोराइड आयन का 2 मोल बनता है। इसलिए जब हम इसकी सीमांत मोलर चालकता दिखाते हैं तो यहां है मैग्नीशियम आयन के लिए लैम्डा नॉट Mg2+ प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl-। ये 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl- इसलिए आया क्योंकि क्लोराइड आयन के जो मोलों की संख्या है वो 2 है। अब इस आधार पर आप देख सकते हैं, कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है वो उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। तो यहां जो आपको दिखाया गया उससे आपको स्पष्ट हो गया कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता होती है
उसमें दोनों का योगदान है, धनायन का भी और ऋणायन का भी। अब इसे कहते हैं कि कोलराउश नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्यों कहते हैं, या स्वतंत्र अभिगमन नियम क्यों कहते हैं, इसे आपको और स्पष्ट करते हैं। जैसे आप देखें, ये हमने दो वैद्युत अपघट्य लिए, एक हमारे पास NaCl है और दूसरा है KCl। आप जानते हैं दोनों का हम आयनन करें, NaCl अगर आयनित होगा तो Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और इसके आयनन से जो पोटेशियम क्लोराइड है ये K प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो यहां अगर आप देखें तो ये जो Cl माइनस है ये कहां से आता है, NaCl से, और ये जो Cl माइनस है ये कहां से आता है, KCl से। लेकिन अगर आप इसकी सीमांत मोलर चालकता देखें तो अंतर आप नहीं पाएंगे। Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता जो NaCl से प्राप्त होता है उतनी ही होगी जितनी इस Cl माइनस की है जो KCl से प्राप्त होता है। ये ऋणायन के लिए ही नहीं है। एक उदाहरण से आपको और स्पष्ट करते हैं। जैसे आपने NaCl ले लिया और NaNO3 ले लिया, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। ये आयनित होगा तो Na प्लस और Cl माइनस, और ये आयनित होगा तो Na प्लस और NO3 माइनस। अब NaCl से भी Na प्लस प्राप्त हो रहा है और NaNO3 से भी Na प्लस प्राप्त हो रहा है, लेकिन Na प्लस की जो सीमांत मोलर चालकता है वो इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती कि यहां जो Na प्लस है वो NaCl से आता है और यहां जो Na प्लस है वो NaNO3 से आता है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों ये कहना है कि जो वैद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन हैं उनकी जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो प्रत्येक आयन की पृथक होती है और वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो मूल वैद्युत अपघट्य में किससे जुड़ा था। यहां अगर आप आगे देखें तो ये टेबल आपके पास दी गई है जिसमें H प्लस, Na प्लस, K प्लस और कैल्शियम 2+ की सीमांत मोलर चालकताएं दी गई हैं। इस टेबल में ऋणायन OH माइनस, Cl माइनस, CH3CO माइनस और SO4 की सीमांत मोलर चालकताएं दी गई हैं। तो जो उदाहरण हम आपको स्पष्ट कर रहे थे कि ये Cl माइनस चाहे NaCl से आए या KCl से आए या Na प्लस आयन NaCl से आए या NaNO3 से आए, उसकी मोलर चालकता या जिसे हम अभी देख रहे हैं सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट m, वो निश्चित रहती है, वो दूसरे आयन से प्रभावित नहीं होती। तो यही नियम आपका कोलराउश नियम है। अब हम देखेंगे कि इस कोलराउश नियम का अनुप्रयोग क्या है। यहां आपके सामने एक विद्यार्थी हेडिंग लिखी है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना। अब आपके पास दो शब्द हो गए, एक हम प्रयुक्त कर रहे थे सीमांत मोलर चालकता और दूसरा शब्द आ गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो कहते हैं कि क्या दोनों एक ही हैं या भिन्न हैं। उसका उत्तर देखें विद्यार्थियों। देखिए सीमांत मोलर चालकता का जो नोटेशन हमारे पास है वो ये है लैम्डा नॉट m। तो कहते हैं कि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या मतलब है। उसका उत्तर आप स्पष्टता से देखें। देखिए कोई भी विद्युत अपघट्य हो, इसे हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा था कि अगर आप उसकी तनुता बढ़ाएं तो उसका आयनन बढ़ता है।
तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो शीघ्रता से ही आयनित हो जाते हैं, अर्थात तनुता आप बढ़ाएं तो एक समय ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए है, जैसे ये आपका एसिटिक एसिड है, अगर आप इसे पूर्ण रूप से आयनित करना चाहते हैं तो आपको तनुता अनंत करनी पड़ेगी। और विद्यार्थियों आप जानते हैं कि अनंत तनुता एक संकल्पना है, यह संभव नहीं है। इसका आशय यह है कि एसिटिक एसिड का कभी भी पूर्ण आयनन नहीं होता। पूर्ण आयनन कब होगा? जब अनंत तनुता करेंगे, और अनंत तनुता संभव नहीं है। तो एसिटिक एसिड की जो मोलर चालकता है वो हम कैसे निकालें? क्योंकि मोलर चालकता जो है उसके लिए यह होता है कि एक मोल वैद्युत अपघट्य को पूर्ण रूप से आयनित होना चाहिए। हम एक मोल एसिटिक एसिड तो ले सकते हैं, लेकिन उसका पूरा आयनन हमारे बस में नहीं है। तो कहते हैं कि इसी को नाम दिया गया, एक संकल्पना विकसित की गई कि जब एसिटिक एसिड पूर्ण रूप से आयनित होगा तो उसे कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस दशा को बताएगी जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाएगा, वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के समान ही आयनित हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सवाल बना हुआ है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करें। इस ग्राफ को भी हमने आपको पिछले व्याख्यान में दिखाया था कि अगर आप ये रूट सी है, सी सांद्रता को व्यक्त करता है और ये मोलर चालकता है, तो यहां देखें प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम एक्सट्रापोलेशन करके लैम्डा नॉट यम मतलब सीमांत मोलर चालकता, या आप नाम दे सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसे यहां और स्पष्ट किया गया, आपको ये दिखाई दे रहा हो, यहां से यहां तक पूरी लाइन देखें तो कहते हैं कि एक्सट्रापोलेशन द्वारा हम लैम्डा नॉट यम का मान नहीं निकाल सकते। तो कहते हैं कि यह बड़ा सवाल आया कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे निकाली जाए। तो कहते हैं कि कोलराउश नियम का अनुप्रयोग करके आप अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। अब यह कैसे संभव होता है इसे आप देखें। अब जैसे एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड जब पूरा आयनित होगा तो ये एसीटेट आयन देगा और H+ आयन देगा। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा आयनित होने के लिए अनंत तनुता करना पड़ेगा। तो इसमें यह युक्ति देखें, हम करते क्या हैं कि एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता वैद्युत अपघट्यों HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट द्वारा ज्ञात करते हैं। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, ये लिखा है लैम्डा नॉट यम एसिटिक एसिड के लिए, तो इसमें हम सोडियम एसीटेट और HCl की जो सीमांत मोलर चालकता है उसे ऐड करेंगे और उसमें से जो NaCl की सीमांत मोलर चालकता है उसे माइनस करेंगे। ध्यान रहे ये तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, लेकिन ये और ये तीनों मतलब सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl तीनों कैसे विद्युत अपघट्य हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अब आगे आप देखें, ये आयनित होगा सोडियम एसीटेट तो एसीटेट आयन देगा और सोडियम आयन देगा। HCl जब आयनित होगा तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, और NaCl जब आयनित होगा तो Na+ देगा और Cl- आयन देगा। अब आप पीछे देख चुके हैं कोलराउश नियम में कि ये जो आयनों की मोलर चालकताएं हैं वो दूसरे पर निर्भर नहीं करती, इनका मान निश्चित होता है। जैसे ये एसीटेट आयन है, अब इसकी मोलर चालकता का एक निश्चित मान है, Na+ की मोलर चालकता का एक निश्चित मान है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और Cl माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो तो बराबर होगी। बचेगा क्या? एसीटेट आयन की सीमांत मोलर चालकता और H+ आयन की सीमांत मोलर चालकता। और यही हमें चाहिए था कि अब देखिए एसिटिक एसिड की सीमांत मोलर चालकता, एसीटेट आयन की सीमांत मोलर चालकता और हाइड्रोजन आयन की सीमांत मोलर चालकता का योग हो गई। तो इस युक्ति में आपको समझ में आया विद्यार्थियों, हमें अनंत तनुता करना भी नहीं पड़ा और अनंत तनुता संभव भी नहीं है, लेकिन हमने बिना अनंत तनुता किए एसिटिक एसिड की सीमांत मोलर चालकता को निकाल लिया। किसकी सहायता से? प्रबल विद्युत अपघट्यों, सोडियम एसीटेट HCl और NaCl। और यह मान कैसे आया? यह मान कोलराउश नियम के बाद आया, जब उसने कह दिया कि अनंत तनुता पर जब किसी विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है तो प्रत्येक आयन चालकता में एक निश्चित योगदान देता है। यह इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता कि वह आयन किस अन्य आयन से जुड़ा था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम कोलराउश नियम का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से यह उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिया है। आप इसमें NH4Cl, NaOH और NaCl का उपयोग करके इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब जब आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता चल जाती है तो आप लैम्डा m ये मोलर चालकता है और लैम्डा नॉट m अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कह रहे थे। इससे वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। इनका जो अंश आयनित होता है वो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहलाता है, और इसे आप देख रहे हैं अल्फा से हम प्रदर्शित करते हैं। अब जब हमें अल्फा का मान आ गया तो आप जानते हैं कि इसे हम ओस्टवाल्ड नियम से सिद्ध करते थे, तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक K निकाल सकते हैं, और उसके लिए यह फार्मूला चलता है K = C∝² अपान 1 - अल्फा। इस वियोजन स्थिरांक K को अगर अम्ल है तो हम K से, और क्षार है तो इसे हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अम्लों और क्षारों के लिए K या Kb की वैल्यू आती है उसका महत्व क्या है? तो इसका आप जानते हैं कि ये वैल्यू दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आती है। तो कहते हैं कि जैसे अम्लों के लिए बात करें तो कहते हैं कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। अगर आपके पास कई दुर्बल अम्ल हो तो उसमें आपेक्षिक प्रबलता किसकी ज्यादा होगी, ये आप वियोजन स्थिरांक के मान से निकाल सकते हैं। वहां आपको यही कंसेप्ट लगाना होगा कि जिस दुर्बल अम्ल के Ka का मान जितना ज्यादा होता है उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। अम्लीय प्रबलता से मतलब यह है विद्यार्थियों कि वो आयनित होकर के अधिक H+ देता है, या H+ के मूलों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें आपको करना क्या है, जितने भी अम्ल लेंगे तुलना के लिए सबकी मोलर सांद्रताएं समान रखेंगे। अब ये आपको और स्पष्ट हो जाए, इसी पर आधारित आपको एक प्रश्न दिया है कि कैसे हम कोलराउश नियम का उपयोग करके अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कि अनंत प्रश्न है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों NaCl, HCl तथा CH3CO की मोलर चालकताओं के ये मान दिए गए हैं। आपको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालनी है, तो आप इसके लिए ये सूत्र प्रयुक्त कर सकते हैं। आपको लैम्डा नॉट m NaCl, लैम्डा नॉट m HCl और लैम्डा नॉट m CH3CO दिया गया है। तो एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालने के लिए आप जो
सोडियम एसीटेट और HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं हैं उनको ऐड कर देंगे और उसमें से जो अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता है उसे माइनस कर देंगे, तो आपको ये आ जाएगा अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता। अब अगला जो डिस्कशन अपने सामने है विद्यार्थियों, वो है वैद्युत अपघटनी सेल। तो कहते हैं कि यह सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। व्याख्यान के प्रारंभ में हम लोगों ने इसे देखा था कि वैद्युत अपघटनी सेल का कार्य यही है कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि गैल्वानी सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब कहते हैं कि अगर इस सेल की संरचना देखें तो इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित रहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों का संबंध वैद्युत ऊर्जा के स्रोत बैटरी से करते हैं। जो बैटरी के प्लस साइड से जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोड एनोड होता है और जो माइनस से जुड़ा होता है वो कैथोड होता है। यहां आपको लिखा है अक्रिय इलेक्ट्रोड और सक्रिय इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरे को कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, आपको उदाहरण दिया गया है, कॉपर जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो इसका क्या कंसेप्ट है? इसका कंसेप्ट यह है विद्यार्थियों, अक्रिय इलेक्ट्रोड विलयन के आयन या अंतिम उत्पाद से क्रिया नहीं करते, जबकि सक्रिय इलेक्ट्रोड जो है वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर इस वैद्युत अपघटनी सेल की हम क्रिया विधि देखें तो कहते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। अगर हम एक उदाहरण ले लें कि जैसे ये हमारा वैद्युत अपघटनी सेल है और इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, तो आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लेंगे तो इसमें आयन कौन से होंगे? इसमें आयन होंगे Na+, Cl-, H+ और OH-। ये Na+ और Cl- जो है वो सोडियम क्लोराइड के आयनन से आते हैं और जो जलीय विलयन लिया है जल भी बहुत कम मात्रा में H+ और OH- में आयनित होता है। अब वैद्युत अपघटनी सेल में धारा का प्रवाह जो है यहां विलयन में आयनों के द्वारा होता है। तो जो धनायन होते हैं वो कैथोड की ओर जाते हैं और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर जाते हैं। एनोड वैद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव पोल होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव पोल होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि कैथोड पर 2 आयन जाते हैं Na+ और H+, और वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तब ये सवाल आता है कि Na+ और H+ में किसका अपचयन होगा? तो इसका उत्तर भी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी देती है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा है, या कह सकते हैं कि सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति H+ से कम है। इसीलिए कैथोड पर जो ये H+ है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, और एनोड पर देखिए Cl- और OH- है, तो ये जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 में बदल जाता है। अब विलयन में क्या होता है? Na+ और OH- ये परस्पर मिल करके क्या बनाते हैं? NaOH। तो आपने क्या किया? आपने सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? क्लोरीन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन किसमें होता है? वैद्युत अपघटन होता है वैद्युत अपघटनी सेल में। तो कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। यही क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। और आपने देखा भी कि NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से हमें क्लोरीन प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है।
अब ये वैद्युत अपघटन क्या है, इसे हमने आपको स्पष्ट किया। अब ये कॉपर सल्फेट का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन किया गया। तो सेल की व्यवस्था यही है, यहां विलेन में लिया जाएगा कॉपर सल्फेट का जेली विलेन, इलेक्ट्रोड उसी तरह से रहेंगे एनोड और कैथोड। तो आप देखें कि कॉपर सल्फेट आयनित होकर के कॉपर आयन और सल्फेट आयन देता है, वाटर भी बहुत कम मात्रा में आयनित होता है और वही देगा H+ और OH-। तो इसकी एनोड क्रिया देखें, यहां एनोड से ऑक्सीजन मुक्त हो रही है और कैथोड पर जो है वो कॉपर जमा हो रहा है। तो इस वैद्युत अपघटन से कॉपर कैथोड पर जमा होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब देखिए, यही कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य करा दें तो देखिए यहां कॉपर जो है वो सक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो आप देखें कि एनोड पर क्या होगा, खुद कॉपर आयनों में परिवर्तित होगा और कैथोड पर क्या होगा कि जो कॉपर आयन विलेन में है वो अपचयित होकर के कॉपर पर, इस कॉपर पर का मतलब कि ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में है उस पर जमा हो जाते हैं। तो इस वैद्युत अपघटन में कॉपर का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। कहां से कहां, एनोड से कैथोड पर। अब देखिए, हम देखेंगे विद्यार्थियों की वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या है। पहला अनुप्रयोग आपके सामने है धातुओं का शोधन। धातुओं के शोधन में आप करते क्या हैं, अगर वैद्युत अपघटन द्वारा धातुओं का शोधन करना चाहते हैं तो जो अशुद्ध धातु की छड़ है उसे एनोड बनाइए और शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड बनाइए और जो धातु हो उसके लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करिए। तो क्रिया ये आपको कॉपर के लिए दिखाई गई है कि जैसे आप कॉपर ले लें तो अशुद्ध कॉपर का एनोड बनेगा और शुद्ध कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अशुद्ध कॉपर से जो कॉपर परमाणु हैं वो कॉपर आयनों के रूप में विलयन में आएंगे और अपचयित होकर के शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा हो जाएंगे, जिससे अशुद्ध कॉपर का शोधन हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आपके सामने है वैद्युत लेपन, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं कि वैद्युत अपघटन द्वारा किसी धातु के ऊपर अन्य धातु की पतली परत चढ़ाना वैद्युत लेपन कहलाता है। यहां आपका एक फिगर दिखाया गया है जिसमें ये एक स्पून है आयरन का और उस पर हम सिल्वर की परत चढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसकी परत चढ़ानी हो उसे एनोड बनाइए और जिस पर चढ़ानी हो उसे कैथोड बनाइए और एनोड वाली धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करिए। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आप दो कारणों से करते हैं, एक तो सुरक्षा के लिए और दूसरा सजावट के लिए। सुरक्षा का अभिप्राय यह है कि अगर अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा देंगे तो वो रस्टिंग से बच जाएगी। और सजावट का आशय यह है कि जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन मेटल की शाइनिंग बहुत होती है, तो किसी और मेटल पर आप इनकी लेयर चढ़ा करके उसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसी में एक प्रक्रम है, ये आपको बता दिया कि जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड बनाते हैं तथा जिसका लेपन करना होता है उसे एनोड बनाते हैं। एनोड की धातु के लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें एक ये है कि अगर वैद्युत लेपन द्वारा लोहे की छड़ पर जिंक का वैद्युत लेपन करें तो ये घटना एक नाम से जानी जाती है, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो अगर आयरन रॉड्स पर जिंक की लेयर चढ़ाएं और किसका उपयोग करके, वैद्युत अपघटन का, और प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वैद्युत लेपन, तो यह घटना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। यहां विद्यार्थियों आपको असाइनमेंट दिए गए हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए।
पहले प्रश्न का पहला भाग है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। तो अभी आपको बताया गया कि प्लेटिनम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है और वहां सिल्वर जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो अभी इसका डिस्कशन हुआ। विद्यार्थियों, आप इसका अध्ययन करिए। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि आयरन चादरों का गैल्वनीकरण किसके लेपन से किया जाता है। इसको अभी डिस्कस किया कि आयरन चादरों पर अगर आप वैद्युत अपघटन द्वारा जिंक की परत चढ़ा दें तो यही प्रक्रिया गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। यहाँ एक सवाल कोलेराउस नियम पर दिया गया है। हमने आपको कोलेराउस नियम पढ़ाया, उस पर आधारित एक सवाल समझाया भी था और ये 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको विद्यार्थियों करिएगा। फिर हम किसी और अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।